नमस्कार, मैं आनंद जैन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे विषय इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड डिजाइन में ट्रांसफार्मर डिजाइन को कुछ एग्जांपल्स के मदद से समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम दो एग्जांपल कर रहे हैं। अभी सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर की डिजाइन समझ रहे हैं, बाद में एक 3 फेज कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की डिजाइन समझेंगे। हमें दिया हुआ है कि एक 10 kVA पावर रेटिंग का सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर HV पे 11,000 वोल्ट को LV पे 230 वोल्ट कन्वर्जन का काम करता है। ये जब 50 हर्ट्ज पर काम कर रहा है तो इसमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग फ्लक्स डेंसिटी 1.1 टेस्ला है और हमने कॉपर की वाइंडिंग ली है और ON-AN कूलिंग के साथ जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है या कंडक्टर में करंट डेंसिटी है वो 2.2 एम्पियर पर mm स्क्वायर है। 11 kV पे वाइंडिंग में काफी क्लियरेंस और इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो विंडो स्पेस फैक्टर काफी कम है क्योंकि ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग बहुत कम है, सिर्फ 0.25 है। और हम जब सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर करते हैं तो EMF पर टर्न का जो कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू 0.8 लेनी है और 2 स्टेप की क्रूसीफॉर्म कोर के लिए इस ट्रांसफार्मर को हम जब डिजाइन करेंगे तो हमें दिया हुआ है कि इसकी KVA रेटिंग सिंगल फेज पे 10 kVA है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ करंट डेंसिटी 2.2 एम्पियर पर mm स्क्वायर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1.1 टेस्ला है, HV की वोल्टेज 11 kV है और LV 230 वोल्ट की है, विंडो स्पेस फैक्टर 0.25 है और EMF पर टर्न का कांस्टेंट पर फेज KVA रेटिंग के साथ EMF पर टर्न का रिलेशन K√Q रखता है। K की जगह 0.8 रखा सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए। Q हमें 10 kVA का ट्रांसफार्मर डिजाइन करना था और कैलकुलेशन की तो EMF पर टर्न 2.53 वोल्ट पर टर्न आ गया है। छोटे ट्रांसफार्मर में EMF पर टर्न की वैल्यू थोड़ी छोटी होती है। EMF पर टर्न से हम कोर का नेट आयरन क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं और हमारी जो EMF इक्वेशन है E = 4.4 F phi और नंबर ऑफ टर्न्स, उससे हमने EMF पर टर्न का फार्मूला निकाला और EMF पर टर्न में अगर हम 4.44 FBM का डिवीजन कर देते हैं तो हमें नेट आयरन एरिया मालूम हो जाएगा। यहाँ BM कोर में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है और BM की वैल्यू हमें 1.1 टेस्ला दी हुई है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इंडियन पावर सिस्टम की। जो ऐसे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं 10 kVA उनकी कोर में हमें बहुत ज्यादा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ी मीन टर्न लेंथ को कम करने के लिए 2 स्टेप क्रूसीफॉर्म कोर यूज कर सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर 5 kVA से भी छोटे साइज का होता तो हम स्क्वायर कोर यूज कर सकते थे और अगर 1 या 2 kVA का ट्रांसफार्मर होता तो हम एक रेक्टेंगल कोर भी यूज कर सकते थे। रेक्टेंगल कोर के ऊपर हम सर्कुलर या रेक्टेंगल कॉइल्स कर सकते थे। आमतौर पे हम जब स्क्वायर या क्रूसीफॉर्म कोर सेक्शन लेते हैं तो सर्कुलर कॉइल्स वाउंड करते हैं। यहाँ जब हम 2 स्टेप या क्रूसीफॉर्म कोर लेंगे तो हम स्पेस को ज्यादा बेटर यूटिलाइज करेंगे। जरा देखते हैं कि नेट आयरन एरिया की कैलकुलेशन क्या आई। हमने EMF पर टर्न की जगह 2.53 जो K√Q से हमने कैलकुलेट किया वो सब्सटीट्यूट कर दिया, फ्रीक्वेंसी की जगह 50 और BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कोर में 1.1 टेस्ला ली तो हमें ये फिगर आ गया 0.01036 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करके हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है ताकि न्यूमेरिक फिगर थोड़ा रियलिस्टिक दिखने लगे। 103.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारी नेट आयरन क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया है। जब स्क्वायर या स्टेप्ड कोर के चारों तरफ सर्कुलर कॉइल करते हैं तो हम यहाँ कुछ स्पेस में इंसुलेशन और दूसरा फिलिंग मटेरियल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और एक इंसुलेटिंग ट्यूब से एक सर्कुलर सेक्शन बनाकर कॉइल पे वाइंडिंग वाउंड करते हैं। इस सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की जो डायामीटर है वो नेट आयरन एरिया के साथ एक रिलेशनशिप रखती है। जहां ये कांस्टेंट K हमने कोर में कितनी स्टेप्स ली है उस पर डिपेंड करता है और स्टैकिंग फैक्टर को 0.9 लेते हुए स्क्वायर के लिए ये K कांस्टेंट 0.45 है और क्रूसीफॉर्म के लिए 0.56 है। अगर इस फॉर्मूले से हम K की वैल्यू रख के नेट आयरन एरिया से सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की डायामीटर निकालते हैं, घेरे के वृत्त वाले इंसुलेटिंग ट्यूब का व्यास निकालते हैं तो वो D यहाँ K की वैल्यू पे डिपेंड करेगा और स्क्वायर कोर के लिए हमें स्पेस इंसुलेशन के लिए ज्यादा लगाना है तो D ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ 0.56 जो क्रूसीफॉर्म में हम यूज कर रहे हैं उसके बजाय वहां फिगर हमें 0.45 लेना पड़ेगा। हमने जब टर्न वाउंड करना है तो D अगर कम होगी तो हमारी मीन टर्न की लेंथ कम हो जाएगी, इससे हमें कॉपर की सेविंग आएगी। तो अक्सर हम कॉपर सेविंग के लिए स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। तो हमने हमारे इस 10 kVA के ट्रांसफार्मर के लिए क्रूसीफॉर्म कोर का चयन किया और K की वैल्यू क्रूसीफॉर्म के लिए 0.56 है। यहाँ ये फिगर याद करना बड़ा आसान है। स्क्वायर के लिए ये फिगर है 0.45, फिर 5 और 6 हो गया, फिर खाली 6.6 आ गया, फिर ये थोड़ा बढ़ रहा है
4 स्टेप के लिए ये 0.62 हो गया है और 5 स्टेप के लिए ये रफली 0.64 हो गया है। और ज्यादा स्टेप्स करने पर ये जो इंक्रीमेंट है के की वैल्यू में वो थोड़ा छोटा हो जाता है और जो डी में डिक्रीमेंट आता है इस फॉर्मूले के अनुसार वो उतना इफेक्टिव नहीं दिखता। लेकिन बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर में छोटी सी भी डी में डिक्रीमेंट हमारी वाइंडिंग कॉस्ट में हेल्दी इंप्रूवमेंट कर सकती है। तो अभी हमने कैलकुलेशन की एआई की जगह 103.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा कि कांस्टेंट क्रूसिफॉर्म के लिए 0.56 लिया, तो हमारी जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल के डायमीटर है वो 13.6 सेंटीमीटर आ गई है। अर्थात अगर हम एक क्रूसिफॉर्म कोर बना रहे हैं तो ये जो डायमीटर है वो 13.6 है। हमने ऑप्टिमाइज डिजाइनिंग स्टेप्स की और देखा कि अगर हम 2 स्टेप्स लेते हैं तो जो बड़ी स्टेप है और छोटी स्टेप है उसकी डायमेंशंस इस तरह से लेनी है कि ये जो फिलिंग स्पेस है वो मिनिमम आए। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी स्टेप है वो डायमीटर की 85% है, हमने कैलकुलेट की तो वो 11.56 सेंटीमीटर आई। क्योंकि हम मिलीमीटर से छोटी साइज की डायमेंशंस को शेयर नहीं कर सकते इसलिए हमने इसको नियरेस्ट मिलीमीटर में 11.6 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से जो छोटी डायमेंशंस है वो 53% ऑफ डायमीटर है। एक और अच्छी बात है कि अगर हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो ये जो बड़ी डायमेंशन ए और छोटी डायमेंशन बी है उसका हाइपोटेनस डायमीटर डी है। तो 0.85 स्क्वायर और 0.53 स्क्वायर को अगर सम करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू डी स्क्वायर आ जाएगा। और हमारी बी डायमेंशन डायमीटर की 53% 7.2 सेंटीमीटर आ गई। तो हमने 2 स्टेप से यहाँ 13.6 की लेमिनेशन स्टैक की 7.2 सेंटीमीटर विड्थ के लिए और फिर 7.2 डायमेंशंस की लेमिनेशंस को स्टैक किया इतना कि ये पूरी विड्थ यहां से लेके यहां तक 11.6 सेंटीमीटर हो जाए। और एक सिमेट्रिकल सा हमारा सेक्शन बन गया है जहां यहाँ फिलिंग्स भर के और हमने एक सर्कुलर ट्यूब लगा के आगे ऊपर वाइंडिंग कर देनी है। ईएमएफ पर टन के इंफॉर्मेशन से हमने नेट आयरन एरिया कैलकुलेट कर लिया था। अब मैग्नेटिक फ्रेम की डिजाइन डाटा निकालने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें मालूम है कि सिंगल फेज में ये न्यूमेरिक फिगर 2.22 है और फिर 6 टेक्निकल डाटा है, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, नेट आयरन एरिया, विंडो स्पेस फैक्टर और ये AW विंडो एरिया है जो हमारी मैग्नेटिक फ्रेम की डिजाइन का इंपॉर्टेंट डाटा बनेगा। और ये स्पेसिफिक करंट लोडिंग या करंट डेंसिटी है और हमें सारी वैल्यूज दी हुई है तो हम विंडो एरिया को निकाल सकते हैं। ये 10⁻³ की साइड चेंज की तो ये +3 हो गया है। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को हमने 10 kVA लिखा, 1000 से मल्टीप्लाई होकर ये 10,000 हो गया है। फ्रीक्वेंसी की जगह हमने 50, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की जगह 1.1 टेस्ला और यहाँ आयरन एरिया की जगह ध्यान रहे कि हमने 103.6 सेंटीमीटर स्क्वायर से डायमेंशन स्कोर की निकाली थी ए और बी, लेकिन हमने इस एरिया 130.6 सेंटीमीटर स्क्वायर से सर्कमस्क्राइबिंग डायमीटर निकालकर 2 स्टेप्स की साइज ए और बी सेंटीमीटर में निकाली थी। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन हम एमकेएस में कर रहे हैं तो ये फिगर 0.01036 मीटर स्क्वायर के रूप में लिखना है। विंडो स्पेस फैक्टर हमें छोटा ट्रांसफॉर्मर है 10 kVA का और 11 kVA पे इंसुलेशन और स्पेसिंग अच्छी है तो विंडो स्पेस फैक्टर केवल 0.25 है जो बता रहा है कि विंडो में सिर्फ 25% स्पेस में नेट कॉपर सेक्शन है और रिमेनिंग 75% में इंसुलेशन, क्लियरिंग या डक्टिंग्स वगैरह का अरेंजमेंट है। और यहाँ करंट डेंसिटी का फिगर हमें दिया हुआ था 2.2 एम्पियर पर mm स्क्वायर। हमने mm स्क्वायर को एक बार फिर एमकेएस में मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करना है, 1 मीटर और मिलीमीटर में 1000 का रिलेशन है तो मीटर स्क्वायर कन्वर्जन में यहाँ 10⁻6 प्लस का आ जाएगा। ध्यान रहे मीटर स्क्वायर बड़ा एरिया है तो बड़े एरिया में करंट भी ज्यादा अमाउंट का होगा तो ये फिगर 2.2 इंटू 10⁻6 हो गया। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हुए इस 10⁻6 फिगर का जरूर से हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब हमने कैलकुलेशन की तो ये 0.01438 मीटर स्क्वायर आ गया है। एक बार फिर इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्जन में 100 का रिलेशन है, 100 का स्क्वायर 10⁻4 हो गया, 10⁻4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 143.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 144 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हमारी विंडो का एरिया आ गया है। ध्यान रहे कि विंडो की 2 डायमेंशंस है, एक विंडो की विड्थ और एक विंडो की हाइट, जिसमें हमने इंसुलेशन के साथ कंडक्टर को अकोमोडेट करना है। एक ऑप्टिमम डिजाइन के लिए हम हाइट को विड्थ से 2.5 से 4 टाइम्स लेते हैं। अगर इसे हायर साइज पे ले जाते हैं रेशो को और हाइट को ज्यादा लेते हैं विड्थ के कंपैरिजन में तो हमारे जो सक्सेसिव टर्न्स हैं वो ज्यादा नहीं फैलेंगे क्योंकि वो एक हाइट की लेंथ में ज्यादा नंबर्स में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मीन टर्न लेंथ हमारी
छोटी हो जाएगी, हमारी कॉपर में सेविंग आएगी, लेकिन हमारे लीकेज फ्लक्स के अमाउंट बढ़ने से लीकेज रिएक्टेंस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हम हाइट को 4 टाइम्स से ज्यादा नहीं लेते और 2 टाइम्स से कम नहीं करते, और हमने इस केस में हमारी इस डिजाइन में विंडो की हाइट को विड्थ से 3 गुना ले लिया है। अक्सर ये फिगर मेंशन्ड होता है क्वेश्चन में, नहीं तो हम इस फिगर को 2 से 4 के बीच में कोई ले सकते हैं, हमने 3 गुना लिया। तो अब जो एरिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हाइट और विड्थ का प्रोडक्ट है, उसमें हाइट की जगह विड्थ का 3 टाइम्स लेने पर हमें विड्थ ऑफ विंडो का न्यूमेरिक रिलेशन आ गया, और कैलकुलेशन करने पर यह फिगर 6.9 सेंटीमीटर आ गया है, और हाइट इससे 3 गुना जब हमने की तो 20.8 सेंटीमीटर आ गई है। तो हमारी कोर फ्रेम की 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस और आ गई है कि विड्थ जो विंडो हमने डिजाइन किया उसकी 6.9 सेंटीमीटर है और हाइट 20.8 सेंटीमीटर है। अब हमारा सारा सिंगल फेज कोर टाइप का मैग्नेटिक फ्रेम डिजाइन हो रहा है। जो ट्रांसफार्मर कोर की जो सबसे बड़ी स्टेप साइज है ए, उसके ऊपर हमने एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल बनाने वाला डायामीटर बनाया है। ये जो नीली फ्रेम की डायामीटर है वो स्मॉल डी हो गई है, डाया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, जो मेरे केस में 13.6 सेंटीमीटर है। और विड्थ ऑफ विंडो इन दोनों के बीच का स्पेस है, दोनों कोर लिम्ब पे जब मैं सर्किल बना लूंगा तो उसके बीच में ये जो स्पेस बचेगा 6.9 सेंटीमीटर मुझे लेना है। ये विड्थ ऑफ विंडो हो गई है, जिसमें पहले आधी एलवी इधर और आधी एलवी इधर करके फिर एलवी और एचवी का इंसुलेशन लगा के मैंने एचवी वाउंड करनी है, और हाइट 20.8 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ वाइंडिंग वाउंड करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन डाटा है, लिम्ब के सेंटर से दूसरी लिम्ब के सेंटर तक एडजेसेंट लिम्ब के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जैसे हम कैपिटल डी कहते हैं, और मेरे केस में ये विड्थ ऑफ विंडो में इस सर्कमस्क्राइबिंग डायामीटर को ऐड करने पे आ जाएगा। विड्थ ऑफ विंडो 6.9 सेंटीमीटर दी हुई है और डाया सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल का 13.6 सेंटीमीटर है। घेरे के वृत्त का व्यास में विंडो की चौड़ाई को जोड़कर मैंने ये डायमेंशन सेंटर टू सेंटर लिम्ब डिस्टेंस 20.5 सेंटीमीटर पा ली है, और अब मैं पूरी कोर की विड्थ निकाल सकता हूँ। ये डायमेंशंस ध्यान रहे, सबसे बड़ी स्टेप साइज की आधी है a/2 इधर, दोनों तरफ अगर जोड़ेंगे डी में ए तो हमारे पास पूरी कोर स्टैक की ओवरऑल विड्थ आ जाएगी 32.1 सेंटीमीटर। जो कोर फ्रेम की जो दूसरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ओवरऑल हाइट, उसे ज्ञात करने के लिए हमने हाइट ऑफ विंडो में ये योक के जो ऊपर के और नीचे की जो स्टेप साइज है, सबसे बड़ी स्टेप साइज ए, वो डायमेंशंस हमने दोनों जोड़ दी, ए और A2A। हाइट ऑफ विंडो 20.8 सेंटीमीटर है और हमारी जो सबसे बड़ी स्टेप साइज ए 11.6 सेंटीमीटर, उसका डबल करके जब जोड़ा तो हमारी हाइट स्टैक की 44 सेंटीमीटर आ गई है। यहाँ एक बात और समझनी है कि हमें कोर लिम्ब के ऊपर वाइंडिंग करनी होती है सर्कुलर शेप में, तो उसे स्टेप्स बनाते हैं, योक को स्टेप नहीं बनाते। योक को हम एक स्क्वायर सेक्शन में बनाएंगे जिसकी दोनों डायमेंशंस 11.6 ए लेंगे और एरिया ए स्क्वायर कोर के नेट आयरन एरिया से ज्यादा हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ फ्लक्स डेंसिटी कम होने से हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट और लॉसेस भी कम हो जाते हैं। और योक को स्क्वायर बनाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें कोई वाइंडिंग वाउंड नहीं करनी है, इसलिए हमें सरकम लेंथ को छोटा करने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। कोर सेक्शन डिटेल को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये सबसे बड़ी स्टेप साइज ए है, जिसके दोनों तरफ हमने छोटी साइज बी लगा के इस पूरे सेक्शन की जो चौड़ाई है वो ए के बराबर कर ली है, और इसके चारों तरफ यहाँ फिलिंग जब की है तो ये जो नीला फ्रेम है सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल बन गया है, और यहाँ पहले आधी एलवी और फिर एचवी हम वाउंड कर लेंगे कोर के ऊपर। जरा समझते हैं, पहले एलवी वाइंडिंग की डिजाइन करते हैं। हमें एक फिगर 2.53 ईएमएफ पर टर्न दिया हुआ है और एलवी साइड की जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट दी हुई है, तो हमें पर टर्न ईएमएफ 2.53 के हिसाब से 230 वोल्ट के लिए 90.9 टर्न चाहिए। क्योंकि टर्न्स इंटीजर फिगर होगा तो नियरेस्ट इंटीजर 91 टर्न्स हमारे एलवी में टर्न्स हो गए हैं। हमारी जो रेटेड वीए है 10 kVA 10,000 VA, वो रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट का प्रोडक्ट है, तो फुल लोड रेटेड करंट एलवी का 10,000 में 230 रेटेड वोल्टेज आरएमएस डिवाइड करने पे 43.48 एम्पियर आ गया है। हमें कहा गया था कि ONAN कूलिंग के साथ कॉपर कंडक्टर की करंट डेंसिटी 2.2 एम्पियर पर mm स्क्वायर लेनी है। इसे एमकेएस में नहीं बदल के 2.2 रखते हैं और करंट में करंट डेंसिटी का डिवीजन करके एरिया सीधा mm स्क्वायर में निकाल लेते हैं। 19.76 mm स्क्वायर काफी बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है, और वाइंडिंग के लेआउट के दौरान स्पेसिंग हमारी बेटर यूटिलाइज हो, इसलिए एलवी के जो कंडक्टर है वो रेक्टेंगल कंडक्टर यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड जो रेक्टेंगल कंडक्टर आते हैं उसमें एक डायमेंशंस दूसरी डायमेंशन से थोड़ी बड़ी रखते हैं, और बड़ी डायमेंशंस को कोर के साथ पैरेलल अरेंज करके स्टैकिंग करना आसान हो जाता है। और यहाँ इंसुलेशन के बाद में हमारी एयर वॉइड्स कम रहती है। कुछ
मैन्युफैक्चरर जो अच्छी टेक्नोलॉजी रखते हैं वो यहाँ रेक्टेंगल कंडक्टर की बजाय फॉइल वाइंडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं और फॉइल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ पेपर इंसुलेशन लगाकर वो कॉपर की फॉइल्स को यहाँ वाउंड कर देते हैं। तो हमने 91 टर्न्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लेने हैं। बाजार में सारे कंडक्टर साइजेस अवेलेबल नहीं होते, तो जो स्टैंडर्ड साइज हमारे पास अवेलेबल है 19.763 mm स्क्वायर से जस्ट बड़ा, वो कंडक्टर हम 91 टर्न्स के साथ वाइंडिंग में यूज कर लेंगे। अब जरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग की डिजाइन समझते हैं। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं वो उनकी वोल्टेज के रेशो में होते हैं। हाई वोल्टेज की वोल्टेज 11,000 है, लो वोल्टेज की 230 है और लो वोल्टेज में हमने 91 टर्न वाइंडिंग में यूज किए हैं। तो हाई वोल्टेज के टर्न्स आ गए हैं 4352.17, क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर करना है तो ये 4352 टर्न्स हो गए हैं। टर्न्स के नंबर बहुत ज्यादा हैं लेकिन करंट ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं सेम पावर के लिए करंट कम हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि अब करंट सिर्फ 0.909 एम्पियर आ गया है एचवी का। वही रेटेड वीए कैपेसिटी में रेटेड वोल्टेज का डिवीजन किया और क्योंकि वोल्टेज ज्यादा है तो टर्न्स तो ज्यादा लगेंगे, लेकिन टर्न्स में करंट कम होने के कारण सेम करंट डेंसिटी के साथ हमारा जो सेक्शन है वो बहुत छोटा आ गया है 0.4132 mm स्क्वायर। इतने छोटे साइज के कंडक्टर राउंड शेप में ही रोल करके बनते हैं, तो हम राउंड कंडक्टर के तौर पे जैसे यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, हम एचवी के टर्न्स एलवी वाइंडिंग के ऊपर पहले एक इंसुलेटिंग सिलेंडर लगाएंगे और उसके बाद एचवी के टर्न्स वाउंड कर देंगे और हर एक लेयर के बाद एचवी के इंटरलेयर पेपर इंसुलेशन भी हम नोमेक्स के या डायमंड डोटेड इपॉक्सी लेयर के, ये जैसे देख रहे हैं आप यहाँ डायमंड शेप में इपॉक्सी की यहाँ इंसुलेटिंग लेयर्स हैं जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है पेपर की, और हम वाइंडिंग कर लेंगे। तो हम एचवी के लिए जो कंडक्टर साइज लेंगे वो 0.4132 mm स्क्वायर से जस्ट बड़ा राउंड कंडक्टर ले लेंगे और उसके 4352 टर्न्स वाउंड कर देंगे। हमें लगता है कि आज के इस एग्जांपल से आप सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम एक 3 फेज कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिजाइन करेंगे तो आपकी कंसेप्ट में और क्लैरिटी आएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।